जय हिंद बच्चों। तो आज इस यूनिट का यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग का लास्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से, और वो है आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हम लोग पढ़ेंगे कि जितनी भी इनकम एग्रीगेट है, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट हो या नेशनल इनकम एग्रीगेट हो, वो है कुल मिलाकर के 8। उनका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना है, इनकम चाहे किसी का भी हो, बस पता करना है कि कितना है। और कैसे पता करेंगे? बस उन तरीकों को पढ़ना है, चाहे वो एक व्यक्ति का इनकम हो चाहे पूरे देश का इनकम हो। चलिए आज पता करते हैं एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का एक पैकेट यानी 1 किलोग्राम दूध खरीदा, मिल्क, और उस मिल्क से आपने लस्सी बनाया और लस्सी को आपने 150 रुपए में बेच दिया। तो सीधी सी बात है कि आपको कितना पैसा मिला? 50 रुपया। 50 रुपया यानी आपने जो खरीदा, क्या? मिल्क, ठीक है, उसको बेचने के लिए। तो मिल्क को आपने कन्वर्ट किया किस तरह से? अपने उपाय से, अपने तरीके से, अपने टेक्निक से, और वो आपका बन गया लस्सी, दही, फिर उसके बाद लस्सी। तब लस्सी का मूल्य दूध के मूल्य से अधिक हो गया, यानी दूध में आपने कुछ मूल्य जोड़ दिया, वही आपका इनकम हो गया। कितना? 50 रुपया, वही आपका इनकम हो गया। तो आपने कौन सा काम किया? यहां पर प्रोडक्शन किया आपने, है ना? आपने क्या किया? प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन में मिल्क का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो मिल्क क्या है? रॉ मटेरियल है, सीधी सी बात है, पेरिशेबल गुड्स है, ठीक है ना। आपने उसका इस्तेमाल किया, मिल्क का, और बाकी की जो और चीजें हैं, मथनी है यानी मशीन है, लेबर है, सब कुछ का इस्तेमाल करके आपने दही से लस्सी बना दिया, ठीक है ना। यही ना प्रोडक्शन एक्टिविटी है। आपने बना दिया, और बनाने के बाद लस्सी का जो मूल्य है वो दूध के मूल्य से अधिक हो गया। तो दूध में आप ही ने मूल्य जोड़ा, ऐड किया, कितना? 50 रुपए के बराबर। तो आपका क्या हो गया? इनकम हो गया, सीधी सी बात है। तो प्रोडक्शन विधि से आपने पैसा जनरेट किया, इनकम प्राप्त किया। तो पहला तो इनकम प्राप्त करने का तरीका प्रोडक्शन का विधि है। कैसे? उसमें आपने रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड किया, वो आपने ऐड किया, आपके अंदर जो क्षमता थी उसके माध्यम से उसने आपने पैसा जोड़ा। इसीलिए इस विधि को कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो पहले इस तरीके से आपने पता किया कि आपका इनकम कितना है? 50 रुपया। अगर एक व्यक्ति का, एक प्रोड्यूसर की बात करें तो कितना है? 50 रुपया। एक तरीका तो आ गया ना। अब आप क्या ध्यान से देखिएगा, इसमें हर चीज एकदम पक्का, सिंपल समझाने के चक्कर में कुछ छूटेगा नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा। भैया देखिए, इसमें क्या है? ये 100 रुपए का बराबर क्या है? ये मूल्य है दूध का, ठीक है ना। तो दूध से दही बना, फिर दही को
जिस किसी में मथी में या मशीन में उसको पेरा गया और जिससे कि वो लस्सी बना, तो वही मशीन हो गया, काम करने वाला लेबर हो गया। किसी घर में, बिल्डिंग में, यानी इसमें बाकी के चारों फैक्टर से इस्तेमाल किए गए भैया, किसके साथ? इस रॉ मटेरियल के साथ, जो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो सबकी कमाई कितनी है? 50 रुपया। ये 50 रुपए में सबका योगदान है। तो जितने फैक्टर्स उसमें शामिल थे, उन लोगों ने काम किया, तो क्या उनको ऐसे ही आप भगा देंगे? नहीं ना, उनका जितना हिस्सा इस कमाई में है उतना आप देंगे। तो बस इस तरह से सभी फैक्टर्स ने कितना इनकम प्राप्त किया, वो दूसरा तरीका हो गया इनकम को पता करने का, वो हो गया आपका इनकम मेथड। तो सभी जितने भी फैक्टर्स हैं, सबने इनकम प्राप्त किया, तो क्या करेंगे इनकम का? सीधी सी बात है भाई, कोई भी कमाई करता है अपनी आवश्यकताओं का या जो भी उनकी जरूरतें उसको पूरा करने के लिए, तो कैसे पूरा होगा? बाजार से खरीदेगा, यानी अपना पैसा खर्च करेगा। चलिए, मान लीजिए कि बाकी की दोनों विधि से आपको पता नहीं लगा, आपने पता करना शुरू किया कि इसने कहां कहां कितना पैसा खर्च किया। आपने जोड़ा उसके कुल खर्च को, जोड़ने के बाद पता क्या चला? कुल 50 रुपया उसने खर्च किया। तो खर्च के माध्यम से उसका इनकम पता लग गया। इसलिए क्या है, आपका तीसरा विधि है एक्सपेंडिचर विधि। एक व्यक्ति के लिए हो या पूरे देश के लिए, यही आपके पास तरीका है इनकम का पता करने का। एकदम सीधी सी बात है। अब इसी को हम सिस्टमेटिकली पता करेंगे। क्या सिस्टमेटिकली पता करेंगे? लोग कहते हैं ना अब सिस्टमेटिकली, जब मैं भी कह दिया सिस्टमेटिकली, तो पता करेंगे भैया, ये जो दूध यानी रॉ मटेरियल यानी पेरिसेबल गुड्स है ना, यानी वंस टाइम प्रोड्यूसर उसको यूज करेगा, फिर अपनी पहचान ये खो देगा। यही इंटरमीडिएट गुड्स की पहचान हम लोग प्राप्त किए हैं। या सर्विसेज, किसी तरह बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का भी इस्तेमाल करने के बाद वो अपना रूप खो देता है। सीधी सी बात है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसे खरीदे हैं, तो कैसे खरीदे हैं, कहां कहां से खरीदे हैं, कितनी तरह से खरीद सकते हैं, ये पता करेगा। और इसको जब आपने कन्वर्ट किया किसमें? लस्सी में, ठीक है, तो अब ये पता करेंगे कि वास्तव में ये आपने बेचा, इसको बनाने के बाद तुमने 150 रुपये मिला, कहां कहां बेचा, किस तरह से बेच सकते हैं, ठीक है, बस यही पता कर लेंगे पूरा एकदम कंप्लीटली। तो ये आपका एक विधि मालूम पड़ जाएगा। तो आज इसी एक विधि की हम डिटेल में बात करते हैं, और वो है आपका वैल्यू एडेड मेथड। आ जाएंगे। तो अब एक व्यक्ति से हम सीधे आ जाते हैं यहां पर कि किसी देश में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, सबके लिए। अब फिर एक एग्जांपल आते हैं। उस एग्जांपल में यहां पर एक व्यक्ति की बजाय 5 व्यक्ति को लेते हैं, 5 प्रोड्यूसर को लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रोड्यूसर है फार्मर। फार्मर गेहूं का प्रोडक्शन करना चाहता है। उसने गेहूं का प्रोडक्शन किया और जब बाजार में बेचा, यानी जैसे ये लस्सी बेचा वैसे ये भी बेचा, कितने? 1 रुपए के बराबर। तो जब उसने गेहूं का उत्पादन करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उसे भी खरीदा, लेकिन कुछ समय के लिए हम लोगों ने मान लिया कि जो खरीदा उसके बाद उसकी मूल्य जीरो। जीरो सिर्फ इसलिए कि आगे का कैलकुलेशन आसान हो जाए, और कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जीरो कहां से होगा। सीड्स खरीदेगा, फर्टिलाइजर खरीदेगा, ठीक है, मजदूर लगाएगा तो जीरो हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन मान के चले कि जैसे यहां आपने मिल्क खरीदा 100 रुपए में, तो भैया 100 रुपया उसका इनकम नहीं है ना, ये तो किसी को पैसा दिया है जब खरीदा है। तो जब उसे प्राप्त हुआ उतना तो निकालेगा ना, तो 100 रुपये निकाल दिया 150 में से, तो 50 इनकम हो गया। इस तरह से यहां अगर 1 रुपए में उसने गेहूं बेचा और मान के चलिए कुछ नहीं लगा यानी जीरो, तो पूरा का पूरा एक इनकम यानी 1 रुपया उसने वैल्यू एड किया, तो उसका इनकम कितना हुआ? 1 रुपया हुआ। अब दूसरा प्रोड्यूसर आया,
आटा मिल वाला, फ्लोर मिलर। तो फ्लोर मिलर यानी गेहूं से आटा बनाएगा, ठीक है ना। तो किसान से गेहूं खरीदेगा, तो गेहूं का मूल्य कितना है भैया, 1 रुपया। साफ साफ बात है, 1 रुपये में बेचा था इसने, ठीक है। तो फ्लोर मिलर भी 1 रुपये में खरीदेगा। तो 1 रुपये में वो खरीदा, 1 रुपये में खरीदा, ये गेहूं है। अब ये गेहूं क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया जो खरीदा। अब इस गेहूं को तब्दील करेगा, चेंज करेगा किसमें, आटे में, है ना, आटे में चेंज करेगा। तो गेहूं तो अब आटे में के रूप में दिखाई देगा ना, तो गेहूं तो अपना रूप समाप्त कर चुका ना। यही इंटरमीडिएट गुड्स की पहचान है, और ये रॉ मटेरियल भी है साथ साथ, ठीक है। तो अब आटे का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा हो गया। तो इस गेहूं में आटा बनाने वाला मिल ने कितना पैसा जोड़ा, 50 पैसा जोड़ा। तो उसका इनकम फ्लोर मिलर का कितना हो गया, 50 पैसा। अब तीसरे स्टेज पर आते हैं, बेकर है जो बिस्किट बनाता है, ब्रेड बनाता है या केक बनाता है, कुछ भी बनाए जो आपको पसंद है वो बना देगा। तो बेकर जो है, अब केक बनाने के लिए उसे आटा चाहिए, तो फ्लोर मिलर से आटा खरीदेगा। बताइए कितने में, सीधी सी बात है, जितने में बेचेगा। कितने बेचा, 1 रुपया 50 पैसे में बेचा। तो 1 रुपया 50 पैसे में उसने खरीद लिया आटा। अब 1 रुपया 50 पैसे में आटा खरीदा, आटे से बना दिया केक। तो केक में आटा थोड़ा दिखाई देगा, वो तो केक दिखाई देगा। मतलब आटा ने अपना रूप खो दिया, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, रॉ मटेरियल है। अब वो 1 रुपया 50 पैसे में कितना वैल्यूएट किया। अब इसने केक बेचा 2 रुपये में, क्योंकि बनाने में जो खर्च होगा वो सब जोड़ेगा ना, जैसे यहां हमने आपको बताया था इस तरह से। तो 2 रुपये में बेचा है, 1 रुपया 50 पैसे में आटा खरीदा है, तो आटे में 50 पैसा उसने जोड़ दिया, ठीक है। इसलिए उसका इनकम कितना हुआ, 50 पैसा हुआ। तीसरे स्टेज तक, तीसरे पुरुषों तक पहुंच चुके हैं। चौथे पर आते हैं, होलसेलर है। अब भैया होलसेलर खरीद लिया, ठीक है ना। अब होलसेलर ने जब खरीदा, अब ध्यान दीजिएगा, अब एक मैं दूसरा फिर गुड्स जोड़ूंगा इसमें। होलसेलर ने खरीदा, क्या खरीदा, केक। तो होलसेलर के पास जब केक आएगा, तो केक अपना रूप समाप्त तो नहीं करेगा ना, समाप्त करेगा तो बेचेगा क्या, तो केक केक ही रहेगा। लेकिन उसी साल उस केक को बेचेगा, रीसेल इन द सेम ईयर, इसीलिए वो भी इंटरमीडिएट गुड्स होगा। और ऐसे कंडीशन में उसने, होलसेलर ने कितने में खरीदा केक, 2 रुपये में खरीदा। रख रखाई वगैरह सब ले करके, सजावा सब ले करके उसकी मूल्य हो गई 2 रुपये 50 पैसा। तब होलसेलर ने इस केक में कितना वैल्यू जोड़ा, 50 पैसा वैल्यू ऐड किया, इसलिए उसका इनकम कितना हो गया, 50 पैसा हो गया। अंततः पांचवें पुरुषों तक हम लोग आ गए, वो रिटेलर है। रिटेलर ने वही केक खरीदा होलसेलर से, कितने में, जितने में उसने बेचा, यानी 2 रुपया 50 पैसे में बेचा, तो 2 रुपये 50 पैसे में खरीदा। फिर वो अपने पास लेके आया, रख रखाव, मजदूरी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह सब कुछ ले करके उसकी मूल्य 3 रुपया में बेचा। कितने में, 3 रुपये में बेचा। तो रिटेलर ने इस केक में कितना मूल्य बढ़ाया, 50 पैसा बढ़ाया, तो उसका इनकम कितना हो गया, 50 पैसा। और अंततः ये केक पहुंच गया भाई साहब किसके पास, कंज्यूमर के पास। रिटेलर बेचेगा किसको, कंज्यूमर को, और किसी को नहीं बेचेगा। पहुंच गया कितने में, 3 रुपये में। तो कंज्यूमर के पास कोई भी गुड्स जिस पैसे में पहुंचता है, जिस मूल्य पर पहुंचता है, वही मूल्य होता है ना किस चीज का, फाइनल गुड्स का। तो पहला तो एक तरीका मालूम पड़ गया कि इस विधि से इनकम भी प्राप्त हो गया, ये भी पता चला कि वास्तव में फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी है। अंततः इनकम प्राप्त हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है, क्या इनकम को प्राप्त करने का 3 रुपये का जो तरीका है, कि चाहे जितने भी प्रोड्यूसर किसी देश में हो, 5 हो, 5,000 हो, 5 लाख हो, उन्होंने इंटरमीडिएट गुड्स में कितनी वैल्यू ऐड की, बस उसी को आप जोड़ देंगे ना, वही आपका इनकम होगा, ठीक है ना। किसका, फाइनल गुड्स का, दूसरा कुछ नहीं होगा। और
इकोनॉमिक्स में इस मेथड में इसी इनकम को हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि सबको बेचा था किसमें, बाजार में, मार्केट में, और बेचने के बाद सबने कितना पैसा जोड़ा, कितना इनकम प्राप्त किया, कुल इतना, लास्ट में 3 रुपया। इसी को कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और इन सबका जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है, जब हम जोड़ देंगे तो उसी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो 8 इनकम एग्रीगेट में से एक इनकम एग्रीगेट का पता चलता है किस विधि से, तो वैल्यू एडेड विधि से पहला पता चलेगा। और इसके बाद हमको जहां जाना है हम चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे, अभी इसको आप देख लीजिए। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये उसने 100 रुपए के बराबर दूध खरीदा और लस्सी बेचा 150 रुपए में, तो खरीदने बेचने में कितने तरीके हैं, बस इसी को हमको देखना है। आइए देखते हैं। तो हमें पता क्या चला, हमें पता ये चला कि वास्तव में इन पांचों ने अपने अपने प्रोडक्ट को ये बेचा। तो पांचों ने जो अपने अपने प्रोडक्ट को बेचा, ये कुल वैल्यू है, मूल्य है उनके प्रोडक्ट का। तो सबको जोड़ेंगे तो 10 रुपया होगा, और इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट, इसी को कहते हैं। और ये जो बेचा कहां पर, मार्केट में बेचा, किस प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर। और कुल कितना मिला कैसे पता चलेगा, जब मार्केट में जिस प्राइस पर बेचा और जितनी क्वांटिटी बेचा उसका जब मल्टीप्लीकेशन किया तो ये मिला। तो बस इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को प्राप्त करने का दूसरा तरीका है प्राइस इनटू क्वांटिटी, सीधी सी बात है। और बेचा उसने यानी सेल किया, उसने क्या किया, सेल किया, इसी की इंग्लिश में सेल कहते हैं। उसने सेल किया, कितना सेल किया, जितना उसने उत्पादन किया उतना सेल किया। तो सेल भाई कहां कहां करेंगे, उसे क्या था, तो उनका नाम चेंज हो जाएगा। अगर अपने देश के अंदर सेल करते हैं तो उसको हम डोमेस्टिक सेल कहते हैं, और देश के बाहर अगर हम सेल करते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो सेल दो तरह का हो गया। तीसरी समस्या आएगी कि क्या जितना उसने प्रोडक्शन किया इन लोगों ने, ये सभी लोगों ने, क्या सभी सेल हो गया, क्यों जरूरी है क्या, ये जरूरी नहीं है, कुछ बच भी सकता है। जब कुछ बच जाएगा, कब, साल के अंत में, क्योंकि साल भर वो बेचेगा, साल के अंत में पता करेगा कि उसे जितना प्रोडक्शन किया उतना पूरा बेच दिया, तब तो कोई बात नहीं, तब तो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइस इनटू क्वांटिटी सेल के बराबर हो जाएगा। लेकिन नहीं बेचा तो बच जाएगा ना। अब जब बच जाएगा तो उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो बचेगा क्लोजिंग स्टॉक, वो तो बच गया भाई, बच गया तो क्या उठा के फेंक देगा, नहीं उठा के फेंकेगा नहीं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि उसने 10 यूनिट का टोटल प्रोडक्शन किया, और ऐसे कंडीशन यानी टोटल जो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, टोटल जो प्रोडक्शन हुआ भैया 10 यूनिट का हुआ, ठीक है, और उसने सेल किया कितना, 9 यूनिट, 9 यूनिट सेल कर दिया उस साल। लेकिन 1 यूनिट उसका बच गया, कब, साल के अंत में, इसीलिए ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया कितना, 1 यूनिट के बराबर। तो जो बच गया वो फेंक तो देगा नहीं, वो क्या करेगा, अगली साल बेचेगा। ध्यान दीजिएगा, अगली साल वो बेचेगा। तब उसने तय किया अगली साल भी 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए। अब अगली साल उसने तय किया कि प्रोडक्शन कितना करेंगे, 10 यूनिट के बराबर, ठीक है ना। अगली साल 10 यूनिट के बराबर प्रोडक्शन करेंगे, और लेकिन इससे पिछले साल यानी 1 यूनिट बच गया था, तब उसके पास वर्तमान समय में बेचने के लिए कुल 11 यूनिट हो गया। तब बेचेगा कितना, 11 यूनिट बेचेगा। लेकिन पता क्या चला कि 11 में से पूरा 11 सेल नहीं हुआ, ठीक है, 11 में से पूरा 11 सेल नहीं हुआ, यानी 11 में से मान लीजिए
केवल 10 सेल हुआ, 11 में से केवल 10 सेल हुआ, तो फिर 1 यूनिट बच गया, 1 यूनिट फिर बच गया। तो 1 यूनिट पहला साल, पिछले साल का जो बाकी था वो ले लिया इस साल, और इस साल भी 1 यूनिट बच गया। तो वास्तव में प्रोडक्शन कितने के बराबर किया? तो जब शुरुआत किया था, तो उस समय जब शुरुआत किया था, तो ओपनिंग स्टॉक यानी 1 यूनिट उसके पास बचा हुआ था, ठीक है ना, और अंत में भी कितना बचा? 1 यूनिट बचा। तो आप देखेंगे कि वास्तव में जो उसके पास था वो पूरा बिक गया या कुछ बचा हुआ है। तो पता चला नहीं, कुछ बचा हुआ है। तब ऐसे में जब दोनों का अंतर पता करेंगे, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तब वास्तव में पता चलेगा कि उसका जो आउटपुट उस साल प्रोडक्शन किया था सेल के बाद, वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कंफर्म हुआ क्या कि क्लोजिंग स्टॉक भी 1 यूनिट के बराबर था, ओपनिंग भी कितना था? 1 यूनिट, यानी 0। तब जितना प्रोडक्शन किया वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए पूरा सेल न हो, या जितना सेल हुआ है वो प्रोडक्शन से अधिक हुआ है, तो वास्तव में उस साल कितना प्रोडक्शन हुआ इसका पता करने के लिए यहां एक दूसरा फार्मूला है, चेंज इन स्टॉक। इसको सेल में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर पूरा का पूरा सेल हो गया तो इसकी जरूरत नहीं है। तब इस माध्यम से हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट पूरा पता चल जाएगा, एकदम कंप्लीटली पता चल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जितने भी प्रोड्यूसर हैं सबने अपने अपने प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सेल की, किस रेट से सेल की, इसी को पता करने को हम क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट भैया। और जिस गुड्स का प्रोडक्शन किया और उसको मार्केट में सेल किया, किस चीज से प्रोडक्शन किया, किसका इस्तेमाल किया, तो जो उसने खरीदा दूसरे से, उसका इस्तेमाल करके उसने दूसरा प्रोडक्ट बनाया, वही तो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स। और विशेष रूप से ये जो गुड्स होता है प्रायः नॉन पेरिसेबल आइटम होता है, यानी समाप्त होने वाला, और इसकी पहचान होती है कि यूज करने के बाद ये अपना रूप खो दे। जैसे कि अभी एग्जांपल में हमने देख लिया, उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, या उसी साल फिर रीसेल हो जाए, दूसरे साल के लिए न बचे, तब तो इसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। और मैंने दोनों तरह का एग्जांपल आपको मैंने प्रस्तुत कर दिया यहाँ पर। तो कुछ भी अगर परचेज करता है उससे दूसरा गुड्स बनाता है, और यूजुअली एग्जाम में इसी तरह से का आइटम देगा कि फर्म ए ने फर्म बी से ये परचेज किया, तो जैसे ही परचेज करेगा वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे यहां परचेज किया मिल्क, तो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अब ऐसे कंडीशन में जब परचेज करेगा, यानी रॉ मटेरियल मान लीजिए परचेज करेगा, तो यानी नॉन फैक्टर्स, सीधी सी बात है, जैसे बताया था फैक्टर्स में नहीं रहते हैं, क्योंकि फैक्टर तो पहले ही से लगेंगे ना, क्या इसको बदलने में, इसका रूप चेंज करने में, तभी तो इसमें वैल्यू एड होगा, नहीं तो वैल्यू एड किससे होगा? तो फैक्टर्स का हेल्प होता है इसके रूप चेंज करने में, इसकी वैल्यू एड करने में। अब ऐसे कंडीशन में वो परचेज करेगा, खरीदेगा किसी से, तो कितनी तरह से खरीद सकता है? तो भैया 2 तरह से खरीद सकता है। अगर वो अपने ही देश के अंदर खरीदता है तब तो वो डोमेस्टिक परचेज हो जाएगा, और विदेश से खरीदता है तो इंपोर्ट हो जाएगा, एकदम सीधी सी बात है। अब एक सवाल और उठता है कि तमाम जो आइटम्स दिए हैं इनका यूज कैसे करेंगे? बार बार प्रॉब्लम आता है बच्चों के सामने। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर के एक रूम में क्या क्या है, तो एक तो आप कह दें कि भैया जितना भी इस रूम में सब सामान है सब मेरा ही है, ठीक है ना। तो आपने एक लिस्ट तैयार कर दिया था कि इस रूम में ये सामान है, उनको लिस्ट पकड़ा दिया, बड़ा ये सामान है, ठीक है। तो पहला तरीका तो यह हो गया कि पूरे लिस्ट की कितनी वैल्यू है आपने जोड़ लिया कि इस रूम में इतने के बराबर का सामान रखा हुआ है, तो एक साथ उसने दे दिया कि आइटम से आपसे क्या लेना देना है, इस रूम में 1000 रुपए के बराबर सामान रखा हुआ है। हो गया काम खत्म, 1000 रुपये आपने लिख लिया।
दूसरा तरीका कहता है देखिए भैया, ये आइटम का ये मूल्य है, ये आइटम का ये मूल्य है, ये आइटम का ये मूल्य है, इतने आइटम्स हैं इस कमरे में, आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो फिर वही वैल्यू मिलेगी। अब कोई ये कहता है कि इस रूम में केवल एक ही आइटम है 100 रुपए के बराबर, तो बस वही लिखेंगे। यहां भी ऐसे ही है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर सीधा दिया है तो किसी चीज को लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं दिया है तो कितना गुड्स की क्वांटिटी, किस रेट से उसने सेल किया, ये दिया है तो इसका मल्टीप्लाई करिए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। नहीं, केवल सेल दिया है तो और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेल के साथ साथ चेंज इन स्टॉक दिया है तो लेने की आवश्यकता है। तब ये बता रहा है कि नहीं कि पूरा का पूरा सेल नहीं हो भैया, कुछ बच गया है। तो आपको क्या पता करना है कि इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ। तो दोनों को जोड़ेंगे तो पता चलेगा। तो दोनों को जोड़ दिया तो ये मिल गया, यहां कंफर्म हो गया। फिर पता चला सेल तो हुआ है, लेकिन सेल न दे करके सीधे दे दे डोमेस्टिक सेल, तो पक्का हो गया कि एक्सपोर्ट नहीं किया है, केवल डोमेस्टिक सेल ही है जो सेल के बराबर माना जाएगा। डोमेस्टिक सेल दिया है, एक्सपोर्ट भी दिया है, तो पक्का है दोनों को जोड़ेंगे कि अंदर भी सेल किया है और बाहर पैसा मिला तो वहां भी सेल किया है, दोनों को जोड़ेंगे तो सेल मिल गया। तो कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगा कि किसको कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। यहां भी ऐसे ही आइए। अब यहां मान लीजिए कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन सीधे दिया है तो कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, या इंटरमीडिएट गुड्स दिया है तो कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, या परचेजिंग दिया है तब भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर परचेजिंग इस रूप में दिया है, डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट दोनों दिया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये परचेजिंग के बराबर हो जाएगा। इससे अधिक इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तो एक बात तो पता चल गया इस विधि से कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सीधे आपको कैलकुलेट करने के लिए देगा, तो यही तरीका फॉलो करेंगे। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चला है, क्या आप तरीका लिखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो एकदम इसी तरह से लिख दीजिए। यही तरीका है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली मैंने आपको बताया। आप इसी को फॉलो करिए और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि कैसे होगा। अब मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे करके बाकी के 7 तक पहुंचा देते हैं आपको। इससे पिछले की वीडियो में जितने भी हम लोगों ने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या क्या पढ़े थे भाई? हम लोग पढ़े थे डिप्रिसिएशन, हम लोग पढ़े थे एनआईटी, और साथ साथ हम लोग पढ़े थे एनएफआईए। इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करेंगे और एक अगर इस तरीके से हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलेगा तो बाकी का हम लोग प्राप्त कर लेंगे। चलिए प्राप्त करते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड से आपको प्राप्त हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और आपको पता करना है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको पता करना है। तो मार्केट प्राइस यहां तक आपको मिला है, ये पता करना है। तो मार्केट प्राइस में आप क्या करेंगे कि फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें एनआईटी माइनस करेंगे। तब जीडीपी एट एमपी में जैसे ही माइनस एनआईटी करेंगे आपको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा आपको मिल गया, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट के 2 मिल गए आपको। क्या? जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू जीडीपी एट एफसी हो गया। अब दोनों ग्राफ दिया हुआ है, दोनों का नेट निकाल लीजिए तो पक्का है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। अब इसमें माइनस करेंगे क्या? डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन का रूल होता है ग्रास के नेट तक आने का, तो आपको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और यहां ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट से मिला हुआ है, इसका नेट प्राप्त करने की यहां भी माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। भैया 1 2 3 4 चारों डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट आपको प्राप्त हो गया। एक तो पहले ही से आपको प्राप्त था, बाकी तीनों आपको प्राप्त हो गया। अब नेशनल तक जाते हैं। तो इन चारों में, किन चारों में? तो पहला ऑलरेडी आप प्राप्त किए थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दूसरा आप प्राप्त किए थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट,
तीसरा आप प्राप्त किए थे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चौथा प्राप्त किए थे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन चारों में आप यदि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFIA जोड़ देते हैं, सब में आप जोड़ेंगे क्या? नेट फैक्टर इन NFIA, सब में जोड़ेंगे आप क्या? NFIA, सब में जोड़ेंगे आप NFIA। क्यों? नेशनल तक जाने का। जैसे ही आप जोड़ते हैं तो सब में जो डी है बीच में ना एन हो जाएगा कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहां हो जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और यहां हो जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपने देखा कि कैसे आपको यहां पर ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपने इस मेथड से प्राप्त किया, और रिमेनिंग 3 बेसिक कॉन्सेप्ट से आप सीधे यहां तक पहुंच गए। आज पहला विधि हम लोगों ने विधिवत पढ़ा, विधिवत प्राप्त किया, और एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। आगे हम फिर से आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और प्रैक्टिस कराएंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।